लंबी दलीलों और बहस के बाद राम जन्मभूमि विवाद की सुनवाई अपने आखिरी दौर में पहुंच गई है। सुनवाई के 38वें दिन मुस्लिम पक्ष ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ के सामने अपनी दलीलें रखी, जहां बाबर से लेकर औरंगजेब और अशोक तक का जिक्र किया गया। और फिर मुस्लिम पक्ष की ओर से राजीव धवन ने 5 दिसंबर 1992 से पहले की स्थिति बहाल करने की मांग की। सुनवाई शुरू होते ही मुस्लिम पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने कहा, माननीय न्यायाधीश ने दूसरे पक्ष से सवाल नहीं पूछे, सारे सवाल सिर्फ हमसे ही किए गए हैं, निश्चित ही हम उनका जवाब देंगे। धवन के इस कथन का रामलला का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील CS वैद्यनाथन ने जोरदार विरोध किया और कहा कि ये पूरी तरह से अनावश्यक है। धवन ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब संविधान पीठ ने कहा कि विवादित स्थल पर लोहे की ग्रिल लगाने का मकसद बाहरी बरामदे से भीतरी बरामदे को अलग करना था। राजीव धवन ने देश की सबसे बड़ी अदालत से कहा कि बाबर के काम की समीक्षा अब नहीं की जा सकती। सुप्रीम कोर्ट दोबारा इतिहास नहीं लिख सकता। बाबर के काम की समीक्षा होगी तो सम्राट अशोक के काम की भी समीक्षा होगी। धवन ने सवाल उठाया कि क्या कोर्ट उन सभी 500 मस्जिदों की खुदाई की इजाजत देगा जिन पर हिंदू पक्ष का दावा है? अगर किसी दूसरे धार्मिक संस्थान के कुछ अवशेष मिलते भी हैं तो भी क्या 450 साल बाद किसी मस्जिद को अवैध घोषित किया जा सकता है? सुनवाई के दौरान राजीव धवन ने औरंगजेब को सबसे उदार शासकों में से एक बताया और दलील दी कि हिंदू पक्ष को इस्लामिक नियमों की सीमित समझ है, वो अपने हिसाब से तथ्यों को पेश कर रहे हैं। एक बार बनी मस्जिद किसी को नहीं दी जा सकती। इतना ही नहीं, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि विवादित जमीन पर लगातार हमारा कब्जा रहा है। हिंदू पक्ष ने बहुत देर से दावा किया। 1989 से पहले हिंदू पक्ष ने जमीन पर मालिकाना दावा पेश नहीं किया। 1986 में राम चबूतरे पर मंदिर बनाने की मांग फैजाबाद कोर्ट से खारिज कर दी गई। यहां तक कि ASI की रिपोर्ट में मंदिर के विध्वंस का जिक्र नहीं है। जमीन पर हिंदू पक्ष के मालिकाना हक का सबूत नहीं है। मुस्लिम पक्ष की दलीलों पर संविधान पीठ ने उनके वकील से कुछ सवाल भी पूछे। संविधान पीठ ने सवाल किया कि बाहरी चबूतरे पर हिंदुओं के कब्जे पर क्या कहना है। राजीव धवन ने कहा, मुस्लिम हमेशा पूर्वी गेट से एंट्री करते रहे हैं। पीठ का अगला सवाल था, 1885 में राम चबूतरे पर पूजा करने के दस्तावेज हैं। तब मुस्लिम पक्ष का जवाब था, मुस्लिमों की इजाजत से राम चबूतरे पर पूजा शुरू हुई। तब पीठ ने पूछा, क्या इससे मुस्लिम पक्ष का दावा कमजोर नहीं होता? तब राजीव धवन ने कहा, नहीं, हिंदुओं ने कभी मालिकाना हक का दावा नहीं किया। अपनी बात पूरी करने के लिए मुस्लिम पक्ष ने 1.5 से 2 घंटे का ज्यादा वक्त मांगा। इससे पहले हिंदू पक्ष ने भी स्कंद पुराण का हवाला देकर दावा किया कि श्री राम जन्मस्थान के दर्शन से मोक्ष मिलता है। आज मुस्लिम पक्ष के वकील राजीव धवन ने एक तरीके से सुनवाई के तरीके पर ही सवाल खड़े कर दिए। धवन ने कहा कि जिस तरह के सवाल मुस्लिम पक्ष से पूछे जा रहे हैं, वैसे ही कठिन सवाल हिंदू पक्ष से नहीं पूछे गए। बहरहाल धवन कुछ भी दावा करें, लेकिन हकीकत यह है कि जब हिंदू पक्ष की ओर से भी इस मामले में जिरह का दौर जारी था, तब संविधान पीठ ने उनसे भी समय समय पर कई कठिन सवाल पूछे। अयोध्या में 10 दिसंबर तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। अयोध्या मामले के संभावित फैसले को देखते हुए प्रशासन चौकस है। अयोध्या में धारा 144 लगाने का मतलब यह हुआ कि अब शहर में 4 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो पाएंगे। अयोध्या मामले में सुप्रीम सुनवाई के मद्देनजर अयोध्या और उससे सटे फैजाबाद में सुरक्षा इंतजामों को चाक चौबंद किया जा रहा है। इस बेहद संवेदनशील मामले में सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले से पहले एहतियातन अयोध्या में फुल प्रूफ सुरक्षा व्यवस्था की जा रही है। अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई है। अब शहर में 4 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। इसके साथ ही जिले में ड्रोन का इस्तेमाल कर किसी भी तरह की फिल्म रिकॉर्डिंग पर बैन लगा दिया गया है। धारा 144 10 दिसंबर तक लगाई गई है। अयोध्या में धारा 144 के लगने के बाद यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं, ये अयोध्या राम जन्मभूमि टेढ़ी बाजार के रास्ते की तस्वीर है और यहाँ पर भी बैरिकेडिंग लगाकर जो पुलिसकर्मी हैं यहाँ आने जाने वालों की तलाशी ले रहे हैं। गौरतलब है कि 10 दिसंबर तक के लिए पूरे अयोध्या में धारा 144 लगा दी गई है। अयोध्या जिला प्रशासन की PSC की 10 कंपनियों के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों की अतिरिक्त कंपनियां भी तैनात करने की योजना है। ASP, DSP और SI रैंक के अतिरिक्त अधिकारियों को भी सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखने के लिए बाहरी जिलों से बुलाया गया है।
केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कोई ऐसी कमी नहीं है जो यहाँ के लिए कोई भय का वातावरण कोई भय नहीं है। हिंदू मुसलमान बिना भय निर्भीक होकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं, सब अपना काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस बीच वीएचपी की अगुवाई में संतों ने राम मंदिर के रिसीवर और अयोध्या जोन के कमिश्नर से मुलाकात कर दीपावली के अवसर पर राम जन्मभूमि में दिया जलाने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रशासन की ओर से उन्हें विवादित परिसर में दीपोत्सव की इजाजत नहीं मिली। मैंने उनको स्पष्ट किया है कि प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और जो व्यवस्थाएं वहां परंपरागत रूप से माननीय न्यायालय के आदेशों के क्रम में चल रही हैं, उससे भिन्न अन्यथा कोई चीज़ यदि कोई भी पक्षकार करना चाहता है तो उसके लिए उसे माननीय न्यायालय में ही अनुतोष प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। ये मैंने उनको स्पष्ट किया है। मेरा राम लला वहाँ बैठे हैं, हमारी पूजा होती है, राग भोग होता है, समैया उत्सव मनाया जाता है, तो दीप क्यों नहीं जलाया जाएगा? हमारा संवैधानिक अधिकार बनता है कि हमारा राम लला बैठे हैं तो वहाँ पूजा होगी, आरती होगी, तो दीप क्यों नहीं जलाया जाएगा? जो हर साल ये तो होता है 144 धारा लागू होता है, चूँकि प्रशासनिक कार्य है सरकार का, तो हमें लगता है विश्व हिंदू परिषद को अभी थोड़ी सी वेट करना चाहिए। जैसे ही रिजल्ट आते हैं, राम मंदिर तो बनेगा ही, भव्य राम मंदिर बनेगा और रामलला के पक्ष में निर्णय आएगा। अब मंदिर बनाने की बात होना चाहिए, दीपक बहुत जला चुके हैं। दिवाली, चहल्लुम और कार्तिक मेले को लेकर 2 महीने तक अयोध्या में धारा 144 लागू रहेगी। फिलहाल अयोध्या जिला प्रशासन के लिए अगले 2 महीने काफी चुनौतीपूर्ण हैं। लिहाजा स्थानीय प्रशासन ने केंद्र से करीब 10 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स की मांग की है। कश्मीर में अमन बहाली से पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। वो कश्मीर में दहशत फैलाने की साजिशें रच रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि बालाकोट के जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ट्रेनिंग कैंप में 40 से 50 आतंकी फिदाइन हमले की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जाहिर सी बात है, एयर स्ट्राइक और सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान ने शायद कुछ भी नहीं सीखा है। Let me tell you, Balakot has been reactivated. It's been reactivated by Pakistan, and now they've got the people back there. 23 सितंबर को आर्मी चीफ जनरल विपिन रावत ने जिस खतरे की तरफ इशारा किया था, अब उसकी तस्दीक खुफिया एजेंसियों ने कर दी है। सूत्रों के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद ने बालाकोट आतंकी कैंप को एक्टिव कर दिया है और यहां जैश के पाले आतंकी आत्मघाती हमले की ट्रेनिंग ले रहे हैं। साफ है कि हिंद की सेना से बार बार पिटने के बावजूद पाकिस्तान सुधरने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई ने न सर्जिकल स्ट्राइक से कोई सीख ली है और न ही एयर स्ट्राइक से कोई सबक लिया। खुफिया सूत्रों के मुताबिक बालाकोट आतंकी कैंप में जैश के 40 से 50 आतंकियों को आत्मघाती हमले के लिए ट्रेन किया जा रहा है। आतंकियों की फौज को आईएसआई और पाक सेना ट्रेनिंग देने में जुटी है। कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से बॉर्डर पर सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं में तेजी दर्ज की गई है। इसका कनेक्शन भी आतंकियों की घुसपैठ से है। पाकिस्तान आतंकवादियों को की घुसपैठ करने की लगातार कोशिश करता रहता है और अभी खासकर जब से हमने आर्टिकल 370 को हटाया है, उसके बाद पाकिस्तान ने ओपनली बोल दिया है कि हम टेररिस्ट को भारत में भेजेंगे। तो इस कारण टेररिस्ट को घुसपैठ करने के लिए वो लोग सीज फायर वायलेशन करते हैं। हालांकि पाकिस्तान चाहे जितनी साजिश रच ले, उसके नापाक मंसूबों को नाकाम करने के लिए हिंद की सेना पूरी तरह तैयार है। आतंकी हो या पाकिस्तानी आर्मी, कोई भी जुर्रत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव प्रचार जोरों पर है। इस दौरान नेताओं की जुबान बेकाबू होती दिख रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की जुबान भाषण के दौरान फिसल गई। सोनिया गांधी पर उनकी टिप्पणी को लेकर कांग्रेसी विरोध पर उतर आए हैं। सोनिया पर मनोहर लाल के बयान के जवाब में कांग्रेस नेता नितिन राउत ने भी तमाम मर्यादा लांघ दी। सोनिया गांधी, फिर वही गांधी परिवार के खोदा पहाड़ निकले। पहली बात तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो हरियाणा और महाराष्ट्र में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, सियासी विरोधियों पर जुबानी हमले तेज हो रहे हैं।
चुनावी बयान में नेताओं की जुबान बेकाबू होती जा रही है। हरियाणा के खरखौदा की एक रैली में बोलते हुए सीएम मनोहर लाल खट्टर की जुबान फिसल गई। सोनिया गांधी को लेकर चलाया गया जुबानी तीर गलत निशाने पर जा लगा। ये लोग सारे देश में लगे घूमने कि कांग्रेस के अंदर कोई एक राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल जाए। इनको ढूंढते ढूंढते 3 महीने बता दिए और 3 महीने बाद कौन बना? सोनिया गांधी। फिर वही गांधी परिवार के खोदा पहाड़। सोनिया गांधी पर हुए इस जुबानी हमले पर कांग्रेस भड़क गई है। कांग्रेस ने ट्वीट कर खट्टर पर हमला बोला। खट्टर के बयान को निम्न स्तरीय और बीजेपी को महिला विरोधी बता दिया। लेकिन खट्टर से माफी की मांग करने वाली कांग्रेसी नेता भी शालीनता की सीमाएं लांघ गए। महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष नितिन राउत ने हरियाणा के सीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी। पहली बात तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है वो खट्टर साहब को मेरा कहना है कि आप मोदी जी के लिए बोलिए ना ये बयान, हम स्वागत करेंगे आपका। प्रदूषण कम करने के लिए केंद्र से लेकर तमाम राज्य सरकारें बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक व्हीकल चलाने की योजना पर अमल में जुट गई हैं। लेकिन क्या वाकई इलेक्ट्रिक व्हीकल से प्रदूषण कम होगा? सोशल मीडिया पर एक इलेक्ट्रिक बस और उसकी चार्जिंग की एक तस्वीर वायरल हो रही है, जो इसके प्रदूषण कम करने के दावों पर भी सवाल खड़े कर रही है। बस इलेक्ट्रिक और चार्जिंग डीजल जनरेटर से ये तस्वीरें प्रदूषण कम करने के आधे अधूरे इंतजामों की कहानी बयां कर रही है। दावा ये किया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक बस से पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों के मुकाबले पॉल्यूशन काफी कम होगा। लेकिन ये तस्वीरें इन दावों पर ही सवाल खड़े करती हैं। बताया जा रहा है कि ये बस महाराष्ट्र के पुणे महानगर परिवहन मंडल की है और पुणे से हैदराबाद के बीच चलती है। अभी इस बस और इसकी कामयाबी के किस्से सामने आते उससे पहले सामने आई है ये तस्वीर, जिससे डीजल से चलने वाले जनरेटर से इलेक्ट्रिक बस को चार्ज किया जा रहा है। इन इलेक्ट्रिक बस में खास बात ये होती है कि इसमें 2 महत्वपूर्ण डेपो बनाए गए हैं, जहां पर 25 चार्जिंग पॉइंट भी लगाए गए हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर यदि ध्यान दें तो ये वीडियो पुणे का है, जिसमें खास तौर पर यह दिखाया जा रहा है कि किस तरह से डीजल जनरेटर से इलेक्ट्रिक बस को चार्ज किया जा रहा है। करीब 8 महीने पहले पुणे परिवहन मंडल ने जोर शोर से इलेक्ट्रिक बसें लॉन्च की थी, इस दावे के साथ कि ये प्रदूषण कम करने में कारगर साबित होंगी और सफर भी आसान बनाएंगी। फरवरी में 25 इलेक्ट्रिक बस का इनॉग्रेशन हो चुका है और उसके बाद 15 अगस्त को 125 12 मीटर इलेक्ट्रिक बस का इनॉग्रेशन हो चुका है। पर डे पर बस हमने 225 किलोमीटर का जो आउटपुट है। लेकिन इलेक्ट्रिक बस की डीजल जनरेटर से चार्जिंग इसके भविष्य पर भी सवाल खड़े करती है। दरअसल भारत में मिलने वाले ई वाहन पूरी तरह चार्ज होने पर औसतन 120 किलोमीटर चलते हैं, यानी लंबे सफर के लिए उन्हें बीच में चार्जिंग पॉइंट्स की जरूरत होती है। भारत में 2019 में 6.5 लाख ई वाहन बिक चुके हैं। इस रफ्तार से भारत के 53 शहरों में कम से कम 4,230 चार्जिंग पॉइंट्स की जरूरत है, जबकि अभी तक 600 चार्जिंग पॉइंट्स ही उपलब्ध नहीं हैं। 500 किलोमीटर से ज्यादा का अंतर तय करने में इन इलेक्ट्रिक बसेस की चार्जिंग खत्म हो जाती है, जिसके चलते ड्राइवर्स को अन्य सुविधाओं के जरिए चार्जिंग करनी होती है, जिसमें डीजल जनरेटर के जरिए भी इलेक्ट्रिक बसेस चार्ज हो जाती है। साफ है, पर्यावरण बचाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल की पहल अच्छी है, लेकिन इसके लिए तैयारी और इंतजाम भी दुरुस्त होना जरूरी है। प्रदूषण देश ही नहीं दुनिया के सामने एक बड़ी चुनौती है। इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल को बढ़ाना होगा, लेकिन उससे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। और अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। राजधानी दिल्ली में टेक्नोलॉजी के सबसे बड़े इवेंट इंडियन मोबाइल कांग्रेस की शुरुआत हो गई। 3 दिन के इस कार्यक्रम में 30 देशों की 300 से ज्यादा आईटी कंपनियां और टेलीकॉम कंपनियों ने हिस्सा लिया है। इस दौरान देश की दिग्गज कंपनी रिलायंस जियो के बोर्ड मेंबर महेंद्र नाहटा ने 5G स्पेक्ट्रम की कीमतों पर गौर करने पर जोर दिया, ताकि इसका फायदा आम आदमी तक पहुंच सके। टेलीकॉम इंडस्ट्री का ये मेगा इवेंट कई तरह के इनोवेटिव प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है और इस बार यहाँ सजा है 5G का संसार।
केंद्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज इंडियन मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन किया। इस इवेंट में रिलायंस जियो इन्फोकॉम के बोर्ड मेंबर महेंद्र नाहटा ने कहा कि जियो ने इंटरनेट की दुनिया में क्रांति ला दी है, जिससे आज एक आम आदमी भी बेहद मामूली कीमत पर इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहा है। India today can take pride in the fact that it is fastest growing wireless broadband society in the world. Reliance Jio has played a stellar role in this market transformation by investing more than $50 billion towards creating state-of-the-art 4G infrastructure across India with largest fiber footprint. The population, which was still not provided with data services, has been provided with high-speed wireless broadband services, and Jio now covers over 96% of the Indian population and moving towards 99% population coverage by the end of this fiscal year, including in far-flung areas of hills of Himalayas and difficult areas of Northeast. रिलायंस जियो इन्फोकॉम के बोर्ड मेंबर महेंद्र नाहटा ने बताया कि अगर भारत को 5G तकनीक में भी वर्ल्ड लीडर बने रहना है तो उसके लिए स्पेक्ट्रम की कीमतों में दुनिया के साथ कदम मिलाकर चलना होगा। Further, to establish India's leadership in emerging 5G technology, we also need to harmonize with international spectrum allocations. The prices of 5G spectrum need to be critically looked at. Higher floor prices will lead to 5G networks being unviable and therefore getting delayed. An equilibrium therefore need to be established between government, revenue and overall growth. इंडियन मोबाइल कांग्रेस में मौजूद कारोबार जगत से जुड़े लोगों को सरकार से उम्मीद है कि वो ऐसा रोड मैप बनाएगी जिससे डिजिटल कम्युनिकेशन के लक्ष्य हासिल किए जा सकेंगे। Sir, while we work towards achieving the goals set out in the National Digital Communication Policy of 2018, we must not forget the impediments for meeting these goals, which most importantly includes predictable availability of spectrum. Timely availability of spectrum is one of the key requirements of mobile communication industry. To accelerate the growth further in wireless broadband, to build investors' confidence, the government would need to have a clear roadmap for timely availability of spectrum. पिछले 3 साल में हिंदुस्तान ने टेलीकॉम और डेटा इंडस्ट्री में तरक्की कर पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है। हिंदुस्तान डेटा के खपत में 155वें नंबर से पहले पायदान पर आ गया है। इंडस्ट्री के दिग्गजों को उम्मीद है कि आने वाले सालों में भी देश इसी राह पर चलता रहेगा।